Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. सतवत की अकेडमी स्पेशल बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है और मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पे पढ़ा रही हूँ। मैं कौन हूँ और क्यों ये वीडियोस बना रही हूँ, इसको जानने के लिए इंट्रोडक्शन टू माय चैनल वीडियो आप देख लीजिए। हाउएवर, आज जो मेरा टॉपिक है वो बहुत कम लोग देखेंगे, मुझे इस बात का अंदाज़ा है, और वो किसी की रिक्वेस्ट के ऊपर बनाई थी। मैंने एक सीरीज़ की थी, 2-3 वीडियोज़ की थी ADHD पे, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और वो किया था बच्चों के हिसाब से, क्योंकि मैं किंडर से यानी अर्ली प्री के से लेके 12th ग्रेड यानी आप समझ लें FFSC या जो भी ए लेवल्स के ओ लेवल्स के बच्चों को तक का यहाँ पे बाहर के मुल्क में पढ़ा सकती हूँ, तो मैं उनके ऊपर की हुई सारी, तो उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई थी। तो मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, एक दो तो बहुत काफ़ी ज़्यादा आई थी कि कुछ एडल्ट्स के ऊपर भी करें। मुझे बहुत सारे एडल्ट्स ने जो जिन लोगों को ADHD थी उन्होंने भी कांटेक्ट किया, अपने अपने प्रॉब्लम्स बताए। तो उन्होंने बताया कि एक नीड है कि इसको ज़रा एडल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बता दिया जाए। उसका फ़ायदा ये है कि जो बच्चे छोटे हैं उन्हें ADHD है डायग्नोज, वो भी तो कभी बड़े होंगे ना, तो उनके पेरेंट्स अगर ये सुनना चाहते हैं कि क्या किस किस्म की आगे चैलेंजेस हो सकते हैं वर्सेस जो अभी ऑलरेडी इस चीज़ से गुजर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये है वीडियो। जिन लोगों को अब एडल्ट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें आदमी औरतें दोनों आ जाएंगी, और ये जो होते हैं इसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये लोग जो होते हैं अनडायग्नोज चले जाते हैं। अब रिसेंटली कुछ डायग्नोसिस आने शुरू हुए हैं, तो अब थोड़ी बहुत पहचान ADHD की होनी शुरू हो गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतने 20 साल के 25 साल के जो होते हैं, आपको पता चल रहा होता है कि जी आप कहीं गए किसी वजह से और आपको लगा कि जी ये तो सारे सिम्टम्स जो हैं ये ADHD के हैं। सारी उम्र के ये लोग जो हैं स्कूल्स में इस तरह से कहलाए जाते हैं कि बच्चा तवज्जो नहीं देता, अपनी उस पर शौक नहीं से पढ़ने का, ये बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इस तरह से। तो ये वाली चीज़ें वो सुनते आ रहे होते हैं। बल्कि मेरी जब किसी से बात हुई, उन्होंने ये भी बताया कि उनको बहुत शौक था फर्स्ट आने का, लेकिन ये है कि वो आ नहीं पाते थे। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग, ये उनका सवाल था कि ऐसा क्यों था कि मैं नहीं ऐसा कर पाता था, बल्कि काफ़ी लो मार्क्स आते थे। तो इसकी वजूहात मैं अभी बता दूंगी आगे भी, लेकिन यही बात है कि लोग स्ट्रगल करते हैं, कभी कभी एकेडमिक्स में भी काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। और ऐसा नहीं कि कुछ बन नहीं सकते, बिल्कुल अगर ये टेंशन और ये सारी इनके साथ स्ट्रक्चर्ड इनको सपोर्ट मिले तो ये बहुत कुछ कर भी सकते हैं, और आगे जाके एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी भी हो सकती है। लेकिन ये चैलेंजेस रहते हैं लोगों के लिए। तो सबसे पहली बात जो है वो ये रिकग्नाइज करना है कि ADHD जो होता है ना, ये कोई कैरेक्टर का फ्लॉ नहीं है, यानी ये मेरी पर्सनालिटी का फ्लॉ नहीं है। मैं खुद ऐसी नहीं हूँ, ना ये कोई मैं जानबूझ के ऐसे कर रही हूँ, ये कोई विल का फ्लॉ नहीं है। यानी मेरी विल होना कि मैं पढ़ाई बहुत अच्छी करूँ या ये करूँ या मैं कोई ज़बरदस्त जॉब लूँ, मेरी विल होने में, विल पावर में कोई कमी नहीं है। ये एक्चुअली, क्योंकि अगर आप वो पहली वाली ADHD की वीडियोस देखेंगे तो ये पता चलता है कि ये एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स, ये ब्रेन, इट्स अ न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसका मतलब है इसका आपके ब्रेन से ताल्लुक है, इसका आपकी बायोलॉजी से भी कहीं थोड़ा बहुत ताल्लुक है, क्योंकि तकरीबन 79-80% लोगों को 70 to 79% लोगों को कहते हैं कि जनरली उनकी हेरिडिटरी होती है, जिसका मतलब उनकी फैमिलीज में भी ये चीज़ रही होती है, किसी ना किसी को फैमिली में होती है। इसके ऊपर जेनेटिकली रिसर्च भी हो रही है ADHD के ऊपर, और किस्म से भी रिसर्च हो रही है। तो अभी ऑल दो 100% नहीं पता कि क्या बात है, लेकिन स्टिल ये वाली चीज़ें नज़र आती हैं। इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, एक और चीज़ फिर से क्लियरली बता दूँ कि मैं कोई साइकाइट्रिस्ट नहीं हूँ, लिहाजा आप मेरी बातों को सिर्फ इस तरह से सुन सकते हैं कि इससे आपको गाइडेंस मिल जाए। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर डायग्नोसिस कराना है, उसके लिए आप डॉक्टर्स और साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे, ठीक है? ये लोग आपकी हेल्प इसमें कर सकते हैं। बच्चों में ADHD के सिम्टम्स मैं बता चुकी हूँ क्या होते हैं, लेकिन अब एडल्ट्स की बात कर लेते हैं। एडल्ट्स को क्या ADHD के अपने जैसे जैसे ये लोग बड़े होने शुरू होते हैं, 16, 17, 18 साल, इनको कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में अपनी ऐसे राइटिंग, अपने इन पेपर्स पे कंसंट्रेट करने में मुश्किल होता है। हाँ, क्या अपने फेवरेट सब्जेक्ट से कुछ चीज़ों पे लोग बहुत कंसंट्रेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अक्सर चीज़ों पे नहीं कर सकते। जो एक एक मैं किसी का पढ़ रही थी, वो बता रहे थे, या उनका लेक्चर्स में सुन रही थी, उन्होंने बताया कि जिस तरह से वो राइटिंग करते थे, राइटर थे, कॉमेडी बड़ी ज़बरदस्त लिख सकते थे, 4-4 5-5 घंटे लिख के सकते थे कॉमेडी। लेकिन जब उनको कोई ख़त लिखना, ईमेल लिखना, कोई घर के पेपर वर्क पे काम करना,
कोई इंपॉर्टेंट चीज़ों पे काम करना, कोई अपने टैक्स वगैरह के ऊपर काम करना। तो इस किस्म की चीज़ थी तो वो उनसे नहीं हो पाती थी। हालाँकि दोनों चीज़ें अगर एक तरह से देखी जाए तो राइटिंग है, लेकिन कुछ चीज़ों में ये लोग ऐसे फ़ोकस कर सकते हैं, कुछ चीज़ों में हो जाता है, बल्कि ओवर फ़ोकस भी हो जाता होगा, यानी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि भूल ही गए। और ऐसा हुआ है कि कभी हमने देखा है कि जी अलार्म्स लगाए हुए उन्होंने अपने सपोर्ट के लिए कि मुझे इतने देर बाद याद आ जाए, लेकिन अलार्म बज रहा उन्हें याद पता ही नहीं चला, दे आर नॉट इवन अवेयर कि अलार्म बज रहा है या नहीं। तो इस किस्म की चीज़ें भी हो सकती हैं। एडीएचडी एडल्ट्स के साथ ये सिचुएशंस आ सकती हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें ज़िंदगी में ऐसा महसूस होता है कि क्या हम दूसरों से थोड़ा फ़र्क है, ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे रिएक्शन ज़रूर के जब बच्चे होते हैं तब तो उन्हें पता नहीं चलता, टीचर्स उनको कोई बता रहे थे, उन्हें सज़ा भी मिली थी काफ़ी ठीक। बट ये है कि ये इस तरह से उन्हें महसूस होता है कि थोड़ा सा उनका अपना भी, उन्हें पता होता है कि समथिंग्स ऑफ। जब वो बड़े होते हैं, उनकी अवेयरनेस बढ़ती है, तो समथिंग्स ऑफ वाली जो फीलिंग है वो उनको होती है। उन्हें ऐसा महसूस होता है वो बहुत तेज़-तेज़ काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ों में तेज़ हैं, एक चीज़ पे कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहे, थोड़ा अब मैं कितने मज़े से सुकून से हाथ पे हाथ रख के बैठी हूँ, हो सकता है उनमें से मेजॉरिटी लोग इस तरह से ना बैठ सकते हो, फिजिटी हो, यहाँ से उधर हो जाए। अब मेरे इर्द-गिर्द 10 जगह लाइटें चल रही हैं, 4-5 चीज़ें इस तरफ हो रही हैं, बाहर से भी मुझे किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ। मैं अपनी चीज़ के ऊपर फोकस करके, मुझे पता है मैंने कितना काम करना है, कितनी देर करना है। मुझे उस वक़्त साथ-साथ मुझे दिमाग में ये भी है कि जी मेरे बच्चे नीचे, एक बच्चे, दोनों बच्चे होमवर्क कर रहे हैं अपना, हस्बैंड जो है कुछ और काम कर रहे हैं नीचे। ये सारी अवेयरनेस मुझे है, अपने नमाज का टाइम का पता है कि इतनी देर में अगली नमाज हो जाएगी। ये सारी अवेयरनेस मैं साथ लेके ये चीज़ पे कॉन्संट्रेट कर पा रही हूँ। एडीएचडी में ये इतनी ज़्यादा प्लानिंग्स कि मैं इतनी देर बाद ये करूँगी, वहाँ पे ये हो रहा है। जब उनका एक तरफ दिमाग जाएगा तो उस तरफ चला जाएगा। ज़ाहिर है हर एक का नहीं, कोई परफेक्ट वो नहीं है, लेकिन ऐसे है। तो ये सारी जो हम लोग थिंकिंग अबाउट, हम लोग सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। मेरे पास 10 दिन का प्लान है आगे कि जी मैंने अभी कल ये करना है, परसों ये करना है, एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल विद इट। हो सकता है मुझे भी कभी-कभी लगता है कि थोड़े बहुत ऐसे होते हैं, हर किसी में थोड़ा बहुत तो होता है। लेकिन एडीएचडी वहाँ डायग्नोज़ होती है एडल्ट्स में या बच्चों में, जहाँ उनकी लाइफ पे इफ़ेक्ट हो पा रहा हो, वो कॉन्संट्रेट ना कर पा रहे हो, वो अपने काम और प्रोजेक्ट्स नहीं ख़त्म कर पा रहे हो। इसके बावजूद के लोग उनको बता रहे हो, उनकी सपोर्ट कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक आप कोई बच्चा जिसका का एक टीनेजर है या कोई 20 साल का लड़का यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है, उसने कुछ किया, कुछ कर रहे हैं, तो जैसे अगर वो पेसिंग कर रहा है अप एंड डाउन, टीचर ने कहा बैठ जाओ, बैठा, लेकिन फिर 2 मिनट बाद भूल गए, फिर पेसिंग स्टार्ट कर दी। टैपिंग कर रहे हैं, वो करते-करते किसी ने कहा यार रुक जाओ, आवाज़ है, टैपिंग छोड़ दी, फिर वही शुरू हो गए। इट्स नॉट कि दे डोंट नो कि क्या करना है, बल्कि इट्स मोर लाइक दे डोंट नो। वही जो मैंने आपको एडीएचडी के बच्चों वाली में बताई थी कि इट्स अ डिफिकल्टी विद इनहिबिशन, यानी रुकना। दिमाग ने कहना कि हट, रुक जाओ, स्टॉप इट एंड देन डोंट गो देयर। या किस पॉइंट पे रुकने का मसला है, जैसे अगर बोल रहे हैं तो बोले चले जा रहे हैं एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक, किसी से बात कर रहे हैं तो देयर स्किपिंग टॉपिक्स, तो उनका दिमाग उन्हें इनहिबिट नहीं कर पा रहा कि यहाँ पे तुमने रुक जाना है, बस आप सुन लो आगे। तो ये इनहिबिशन का, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स का, इन चीज़ों का मसला है। ख़वातीन में अक्सर ये होता है कि जी डे ड्रीमिंग या थोड़ा-सा ज़्यादा इधर-उधर किसी चीज़ में बिल्कुल इन्वॉल्व हो गई, जिन्हें आप देख के कहेंगे कि ये तो अपनी ही किसी ख़्यालों में गुम है। तो ये बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है मैं भी अपने ख़्यालों में गुम रहती हूँ और बहुत सारे लोग भी ख़्यालों में गुम रहते हैं, लेकिन इस एक हद से ज़्यादा जो है, जहाँ पे आप दूसरी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, भूल गए, इनअटेंटिव हो गए, ये सारी चीज़ें एडीएचडी में आ जाती हैं। एंगर इश्यूज़ की मैं बात कर चुकी हूँ कि एंगर इश्यूज़ से इनका ताल्लुक होता है, इन्हें गुस्सा आ जाता है, वो भी इनहिबिशन का चक्कर है कि उनको ये नहीं पता होता किस टाइम पे स्टॉप करना है, किस टाइम पे आपने बोलना है, किस टाइम पे आपने रिएक्ट नहीं करना। कोई बात नहीं, जाने दो वाली चीज़ है, बस जो दिमाग में आया वो बोल दिया, उसी वक्त बोल दिया, जो ख्याल आ रहा है सोच नहीं रहे। तो एंगर इमोशंस का भी वही है कि किसी चीज़ को रोका नहीं, वो जो सेल्फ टॉक होती है वो कर नहीं पाए। तो ये सारी चीज़ें उनको गड़बड़ में कर देती हैं। और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि बाहर की जो रिसर्चेज हुई हैं उसमें कि बहुत ज़्यादा आई एम नॉट श्योर डेवलपिंग नेशंस हैं, इनमें ये चीज़ हुई है, इतनी रिसर्च अभी तक, लेकिन यहाँ पे रिसर्च ये बताती है कि ऐसे एडल्ट जो हैं वो बहुत सारे जो हैं वो फिर और चीज़ों में पड़ जाते हैं, जैसे ड्रग अब्यूज़ और इस किस्म की चीज़ों में पड़ जाते हैं। जो एडल्ट हैं आमतौर पर, जो आम लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी तो होती है जो अगर मेडिकेशन नहीं ले रहे होते तो वो क्या करते हैं, सेल्फ मेडिकेट इन टर्म्स ऑफ कोई ऐसी चीज़ ढूंढ लेते हैं जिससे उनको सुकून मिले या उससे अपने आप को वो रिवायर, अपने आप को फोकस में ला सकें। उसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, कैफीन हो सकती है, कैफिनेटेड ड्रिंक्स हो सकती हैं। कोई मुझे बता रहे थे कि निकोटीन उनकी थी, कोई जो थे कुछ बता रहे थे, कोई जो है, यहाँ की अगर बात करूँ तो जो मैंने एक दो जो देखा है उसमें आती है स्टडीज़ में कि जनाब वो मैरिजुआना या इस किस्म की चीज़ों में पड़ जाते हैं।
तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है अपने आप को काम डाउन रखने के लिए, अपने आप को फोकस करने के लिए। किसी ना किसी तरह की वो एक जो है लत उन्हें कि मैं बहुत ज़्यादा ये करता रहता हूँ या ये करता रहता हूँ, ये हो जाती है। हर केस में नहीं होता, ये हर केस में नहीं होता, मैं हर केस की बात नहीं कर रही। बट आप फील करेंगे कि मैं एक चीज़ के अंदर ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो कोप करने की कोशिश कर रहे होते हैं इस इन्वायरमेंट से। लिहाजा दोबारा से कह दूं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ केपेबल नहीं है, बिल्कुल हो सकता है उन्हें फास्ट ड्राइविंग बहुत पसंद हो, ड्राइव कर सकते हो। एक पॉइंट पे आप उन्हें स्पीड जाने दें तो जी मोटरवे पे चले ही चले जा रहे हैं, फास्ट कोई मसला नहीं। लेकिन हाँ, घर से इधर तक उधर तक की ड्राइविंग जिसमें स्लो भी है, ट्रैफिक भी है, ये भी है, उसमें वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उन चीज़ों से। तो ये भी पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है फास्ट में भी हो जाते हो। ये कोई सेट रूल्स नहीं है, मगर इस किस्म की चीज़ देखने में आती है। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि वो एक कॉमेडी लिखते थे, लेकिन आम राइटिंग उनके लिए फ़र्क थी। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब एडल्ट्स होंगे तो विद टाइम वो लोग कोप करना थोड़ा बहुत सीख लेते हैं इस चीज़ से। अच्छा जी, आपके लिए क्या चीज़ हेल्प करती है? सबसे बेस्ट केस सिनेरियो है कि जब आप यंग हो, अर्ली ऑन हो, तो आप जो है आपका डायग्नोसिस हो जाए किसी स्कूल के थ्रू, आपके पेरेंट्स किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा देंगे। वो सेल्फ खुद डायग्नोस नहीं करना बैठे बैठे, खुद आप ये तो फील कर सकते हो कि मुझे लगता है मुझे एडीएचडी है, लेकिन ये नहीं कि मैं अपने आप को एडीएचडी कह के हर चीज़ को वो करना शुरू कर दूं। ठीक है कि जी मेरे पास ये भी, अब एडीएचडी को या आप किसी एक्सक्यूज की तरह, जो भी होगा उसे हम डील करेंगे उस चीज़ के साथ। तो अगर एडीएचडी है तो उसको डायग्नोज करा लें, उससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि क्या क्या आपके जो है चैलेंजेस क्या क्या हैं, किस किस चीज़ में आपके चैलेंजेस हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर डायग्नोसिस ले लें, और जब प्रॉपर डायग्नोसिस ले लें तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बिकॉज इसको, एडीएचडी को आप अपने ऊपर तारीफ करने के बजाय अपने आप से बाहर रख सकते हैं कि दिस इज नॉट मी, ये मैं नहीं हूं, ये एडीएचडी है, ये मेरे ब्रेन की फंक्शनिंग है। इट्स नॉट अ मॉरल फॉल्ट कि मैं कोई बुरा इंसान या मेरे से गलतियां हो रही हैं या मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा, या इट्स नॉट मी। ये एक चीज़ है और इसको हमने डील करना है। क्या एडीएचडी का कोई क्योर है? अभी तक नहीं। लेकिन क्या एडीएचडी को मैनेज किया जा सकता है? तो एब्सोल्युटली यस, इट इज मैनेजेबल। और किस तरह से? फार्माकोलॉजिकल तरीकों से, या फिर बिहेवियर थेरेपीज, और ये जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, मेडिटेशन होती है, इस किस्म की थेरेपीज के थ्रू आप सपोर्ट ले सकते हैं। ज़्यादातर एडल्ट्स जो होते हैं वो बाय द टाइम इतना होता है उनके एडीएचडी के, उनको फील हो रहा होता है, तो वो उनको साइकाइट्रिस्ट वगैरह बाहर ये जो है ये उनको मेडिकेशन पे ले आते हैं। उसके साथ वो डोजेज फिक्स करके फिर ये आगे थेरेपीज भी साइड बाय साइड होती हैं। कोई किसी ने मुझसे पूछा क्या सिर्फ ये है जी मेडिकेशन ले लें या ये कर लें? नहीं, बेस्ट सिनेरियो में दोनों चीज़ें इकट्ठे साइड बाय साइड जा रही होंगी, ताकि आपकी मेडिकेशन के ऊपर जो डिपेंडेंस है, थिंकिंग पैटर्न्स आपके चेंज की जाए, ताकि ये जो मेडिकेशन के ऊपर डिपेंडेंस है ये कम हो सके। क्या जब आप ये थेरेपी स्टार्ट कर देंगे तो आप कहेंगे जी मैं हर दफ़ा परफेक्ट होगी, हाँ जी मुझे आ गई, अब आई कैन डील विद एवरीथिंग? नहीं, ऐसा नहीं है। सम सम जिसे कहना चाहिए, कुछ चैलेंजेस यू विन, समटाइम्स यू लूज, समटाइम्स यू फॉरगेट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अगर आप ऑनलाइन देखें उनके लेक्चर्स हैं और वो एडीएचडी एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें खुद भी एडीएचडी है, तो इवन दे हैव चैलेंजेस। इतने बड़े एक्सपर्ट्स होने के बावजूद उनके अपने चैलेंजेस हैं और लाइफ लॉन्ग रहेंगे। और जैसे जैसे आप बड़े हो रहे होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो यू स्टार्ट फिगरिंग दीज थिंग्स आउट, हेल्प के साथ, सपोर्ट के साथ। यू ऑल्सो आस्क फॉर सपोर्ट, पूछना, लोगों से हेल्प करना, वो सपोर्ट सिस्टम्स ढूंढना जो आपकी ज़िंदगी में आपको सपोर्ट कर सकें। अगर आपको पता है कि चीज़ मेरे लिए जो है चैलेंजिंग है, फॉर एग्जांपल ऑफिस का टाइम पे स्टार्ट करना चैलेंजिंग है, तो हम ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं? अब मैं मेडिकेशन की बात नहीं कर रही, उसको सिर्फ साइकाइट्रिस्ट वो बताएंगे, मुझे पता भी हो तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि वही बात है, ये डोपामीन, ये इस किस्म के बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं जो कि मैं पर्सनली फील करती हूँ कि मैं इस मुतालिक आपको ना बताऊँ, क्योंकि कोई कुछ फिर कर ले या ले ले कोई ऐसी मेडिकेशन, तो वो इट शुड नॉट कम फ्रॉम मी, इट शुड कम फ्रॉम अ प्रॉपर साइकाइट्रिस्ट, इट शुड कम फ्रॉम अ डॉक्टर। इन लोगों की तरफ से ये चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन ये जो कॉन्स्टेंट अप एंड डाउन की फीलिंग है, तो ये मैनेज करना हम दूसरे तरीकों से भी स्टार्ट कर देते हैं। यानी अगर मैं सुबह नहीं उठ के पहुंच पा रही एक चीज़ पे, मुझे रोज़ ये चैलेंज है, तो हम वो कौन से स्टेप्स करेंगे, वो क्या चीज़ें हैं, कौन से अलार्म सेट करेंगे, फिर अलार्म नहीं से उठे तो फिर अगली चीज़ क्या होगी, 2-3 अलार्म सेट करेंगे, जिससे मैं अपने काम पे टाइम पे वक्त पे जा सकूं, ताकि फिर वही बात है कि आपकी जॉब सिक्योर हो, आपकी फैमिली लाइफ सिक्योर हो। जो जैसे जैसे आप इंसान अडल्ट होते हैं तो हम लोग, फिर शादियां हो जाती हैं, उसकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम मैनेज कर सकें। और ये भी याद रखें कि इट्स नॉट आस, हम कोई लूज़र नहीं है, या हम कोई गलत नहीं कर रहे, या हमसे कुछ ये एक चीज़ है, इसको हमने मैनेज करना है, कि हमारे साथ लाइफ लॉन्ग है। और
बहुत ज़्यादा ये ना हो कि इसमें हम फिक्सेटेड हो जाएँ, राइट? ये भी ना हो कि हम हर चीज़ को इसी पे ब्लेम करके छोड़ते जाएँ, तो जो भी हमारे चैलेंजेज़ हैं, 1-2 चैलेंजेस देके उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। किसी ने ये भी कहा कि जनाब अगर ये आपको डायग्नोसिस मिल जाता है तो इसका एक फ़ायदा बहुत बड़ा ये भी है कि आप ये समझ जाते हैं कि अगर मेरे से पास्ट में कोई बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो गई हैं, अब आप 40-50 साल के हैं, आपको पता चला अभी आपको डायग्नोसिस हो रहा है, कोई खातून है आप या कोई, तो आपको पता चला डायग्नोसिस मिल रहा है, या कोई आदमी आप, और आपकी पहली रिलेशनशिप्स नहीं काम कर सकी, आप हमेशा उसमें फ़ील करते थे ऑफ, तो ये आपको अपना जो रिग्रेट है, जो अपना एक वो है, उसको आप डील करने में आपके लिए आसानी होगी। और फिर आप आगे के लिए कॉन्संट्रेट कर सकेंगे कि अब मैं अगली रिलेशनशिप्स के साथ क्या करूँ? अब मैं इसको कैसे हैंडल करूँ? अब थोड़ा-सा एग्रेशन के ऊपर देख लेते हैं, एंगर के ऊपर देख लेते हैं, जिन एडल्ट्स में बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ तो स्टडीज़ होती हैं, तो उन्होंने नोट किया कि प्रिज़न सिस्टम्स में जो कुछ स्टडीज़ उसमें है कि जी प्रिज़न सिस्टम्स में काफ़ी ज़्यादा आदमी जो थे, उनके ये वाले भी प्रॉब्लम्स थे। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, एक किसी की मैं एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, उन्होंने कोट की थी कि वाइफ़ बीटिंग है, बीवी को मारा कुछ समथिंग। मैं ये नहीं कह रही कि ये बिल्कुल एक्सक्यूज़ है, बिल्कुल ज़ीरो एक्सक्यूज़ है, बट ऐसा हुआ है, उसको बाहर छोड़ा कोर्ट्स ने, दोबारा 7 महीने बाद आ गया, क्योंकि प्रॉब्लम तो वही है, एग्जेक्टिव फंक्शनिंग स्किल्स की, एग्रेशन को कैसे डील करना है, कैसे नहीं करना। जब तक आप सजा देके उस बंदे की चीज को नहीं आप कम कर सकते, क्योंकि उसका बेसिक फंक्शनिंग जो है, थिंकिंग और ये वाले इश्यूज हैं उसके ब्रेन के, न्यूरोलॉजिकल, तो वो चीज दोबारा एंगर को मैनेज करना जब तक नहीं आएगा, एंगर एकदम इम्पल्सिवली आ जाएगा, तो उसके नतीजे में कुछ हो जाएगा। तो चाहे आप उनको सजा दे दें बाद में, उन्हें इस चीज़ का ख्याल नहीं रहेगा। जैसे अगर बच्चे ने कोई शरारत की और टीचर ने उसको सज़ा दे दी उस बात पे, और वो बच्चे की शरारत उसके काबू में नहीं थी, तो ठीक है, सज़ा तो मिल गई, लेकिन वो कल को फिर वही चीज़ कर देगा, क्योंकि उसको आपने सही वाली वजह को आपने डील ही नहीं किया है उससे। तो ये एंगर इश्यूज़ जो हैं, ये काफ़ी होते हैं। होपफुली लोगों में जैसे-जैसे बड़े होते हैं थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में नहीं भी होते। हमें नहीं पता हमारी कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो अनडायग्नोस्ड है, जो फिजिटी से लोग आपको नज़र आ रहे होते हैं या इस किस्म के, और हमारे कोई इतना ज़बरदस्त हेल्थ सिस्टम तो है ही नहीं कि हमारे डायग्नोसिस हो, कोई प्रॉपर रेफरल्स हो, इस तरह की चीज़ हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थेरेपीज़ के साथ आती है वो ये है कि वो आपको ये सिखाना शुरू करते हैं, बहुत ईज़ी है, मैं आपसे कहूँ कि जी आप लिस्ट बनाना शुरू कर दें। ऐसी बात नहीं है, लिस्ट भी तो बनाने में आप थक जाते हैं। एक बंदे ने लिस्ट बनानी शुरू की तो लिस्ट ही बनाते गए, तो जी 1 दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की लिस्ट बना दी। अब लिस्ट बनाते-बनाते थक गए, अब सारी एनर्जी खत्म। राइट? तो अगले दिन फिर बैठे, अब क्या करना है? सही है, तो उसकी, तो इसलिए कहते हैं शॉर्ट चंक्स में 2-4 चीज़ें करें, उसको लिखें, उसको कर लें। मे बी आप अपने टाइमर्स उसके सेट कर लें, अलार्म्स हों 2 चीज़ों का सेट, फिर थोड़ा-सा ब्रेक, और फिर ये एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को रिवॉर्ड करना है कि मैंने आज अच्छा किया, ये चीज़ सही की, रिव्यू करना है, ये वाली चीज़ें। ये सारी चीज़ें जो हैं ये थेरेपीज़ में सिखाई जाती हैं। जैसे इससे डील करना कि हर चीज़ को फ़ौरन उसका रिप्लाई नहीं करना, फ़ौरन उसका जवाब नहीं देना, फ़ौरन कूद नहीं पड़ना किसी चीज़ में। तो वहाँ पे आपको ये सिखाएँगे कि जी कैसे टेक अ मोमेंट, इवन शायद मुझे भी इसकी ज़रूरत है। जब कोई मुझे कोई गलत बात करता है तो 1 सेकंड के अंदर गुस्सा आ जाता है। तो नहीं, टेक अ मोमेंट, रिफ्लेक्ट एंड देन यू आंसर। तो वो जो पॉज है, जस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग, मैं रुकी, मैंने सोचा कि मैंने क्या किया, और फिर मैंने सुना, तो ये भी एक अच्छी ब्रेक आ सकती है। इसके अलावा एक ये भी तरीका बताते हैं कि वो सिखाते हैं इसमें सारा, मैं तो आपको रफ बता रही हूँ सिर्फ क्योंकि हम अडल्ट एडीएचडी को डील करना चाहते थे, तो उस पर बता रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल सिर्फ दिन में इस चीज़ से खबरदार है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, बीइंग अवेयर। जैसे मुझे ये पता है कि इस वक्त मैं बैठ के एक वीडियो बना रही हूँ जो कि लोगों को मैं पोस्ट करूंगी, फिर मे बी दैट विल सपोर्ट देम, राइट? तो just thinking about your thought processes, just thinking about what is happening in the environment will help you. क्या हो रहा है इस वक्त, being aware, मैं यहाँ बैठी हूँ, ये हो रहा है, पीछे से ये आवाज़ आ रही है, तो ये सारी चीज़ें टू बी अवेयर, ये भी आपकी थिंकिंग के प्रोसेस को बेहतर करता है। आखिरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। जहाँ पे हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं, माइंडफुलनेस भी एक चीज़ होती है, यही कि अपने थॉट प्रोसेसेस को वो करना, अलाइन करना, बीइंग माइंडफुल ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, बीइंग माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, ये सारी चीज़ें। इसके साथ एक्सरसाइज, एडीएचडी में बच्चों वाली की भी उसमें मैंने बताया था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज रेजिमेंट इन योर लाइफ आप ज़रूर ऐड करें। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट की वॉक एक्सरसाइज, ये हेल्प करता है। एडीएचडी के लोगों को जनरली कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा पहुंचता है रिलेटिव टू अदर मेंटल, जो आपकी जो जिस तरह ऑटिज्म होगी, इस किस्म की चीज़ें होगी, रिलेटिव टू दैट एडीएचडी में एक्सरसाइज हेल्प्स क्वाइट अ लॉट, जो ये रिसर्च बताती है। अब हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? इसलिए ताकि हम इन बातों को समझ सकें। जो आप सुन रहे हैं ये भी एक प्रोसेस है, दिस इज ऑल्सो अ स्टेप यू आर टेकिंग
towards getting better, towards figuring out what's important, towards figuring out what works and how to modify your lifestyle. क्या चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं, क्या चीज़ें आपको हेल्प नहीं कर सकती। आप जो यंग बच्चे होते हैं उनको उनकी इन्वायरमेंट्स में हम अकोमोडेशंस और मॉडिफिकेशंस करके देते हैं, क्योंकि एडीएचडी में मैंने बताया इट्स नॉट कि उनको रूल्स नहीं पता होते, पता भी होंगे लेकिन इतना नीजर्क रिएक्शन होता है कि फौरन कुछ कर देते हैं और फिर बाद में चाहे वो टाइम ही नहीं मिलता बाद में वो सोचने का और उसका। तो इसी तरह अडल्ट्स के लिए भी उनके इन्वायरमेंट में चेंज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहाँ पे क्या सपोर्ट्स उनको मिल सकती हैं, कितना टाइम एक्स्ट्रा मिल सकता है, लेकिन ये ना हो कि वो एक्स्ट्रा टाइम जो है किसी और इधर उधर गुजार दें, डिस्ट्रैक्टेड गुजार दें। सो वो क्या चीज़ें हो सकती हैं, जो जो जॉब्स कर रहे हैं उनकी जॉब्स पे उनके लिए क्या अकोमोडेशंस हो सकती हैं। मे बी उनको अगर बहुत बीच में क्यूबिकल या 10 लोग इर्द गिर्द बैठे हुए मे बी उनको एक कॉर्नर क्यूबिकल दे दिया जाए जहां दे आर एबल टू फोकस एक खास पॉइंट पे। मे बी एक्स्ट्रा टाइम कुछ सर्टन उसके लिए असाइनमेंट्स के लिए मे बी समबडी चेक्स अप ऑन देम के रिमाइंडर्स उनको भेज दिए जाए ताकि टू मेक श्योर देयर ऑन इट। जैसे अगर इवन आप घर का अपना काम कर रहे हैं लेट्स से, तो आपने जी गाड़ी खरीदनी है, जैसे कहीं मैंने एग्जांपल पढ़ी थी कि जी आपने गाड़ी खरीदनी है और आप एक दिन में इट्स टू मच फॉर यू, आप इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, तो पहले दिन आप सिर्फ यही सोच लें, एक दिन आप सिर्फ 20 मिनट रखें, 20 मिनट बहुत ज़्यादा है तो 10 मिनट रखें जस्ट टू वर्क ऑन कौन सी गाड़ी खरीदनी है, कौन सी मैंने देखना है, और सिर्फ गाड़ियों की सर्च करें। या अपना बैंक बैलेंस चेक कर लें सिर्फ एक दिन, ताकि आपको पता चले आपके पास पैसे कितने हैं, वो पैसे होंगे तो मैं गाड़ी के स्टेप तक पहुंचूंगा। तो ब्रेक इट डाउन इनटू डिफरेंट टास्क्स। अच्छा, अब इसमें ये भी आ जाता है कि आपने ये देखना है कि जी ब्रेक्स, ब्रेक्स का क्या था। ब्रेक्स का ये है कि ये नहीं कि ब्रेक ले लें, क्योंकि आपको याद होगा मैंने कहा था बच्चों वाली उसमें भी कहा था एडीएचडी के पहले अपनी वीडियोस में कि एडीएचडी जो है ये इनहिबिशन का एक प्रॉब्लम है कि रुकना नहीं आता। और अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं ये करता चला गया, फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ तो वो करता चला गया, और फिर रीडायरेक्ट अपने आप को रीडायरेक्ट करके अपने आप को अपनी थॉट्स को वापस लेके आना, उसी चीज के ऊपर रिकॉन्सेंट्रेट करना बहुत हार्ड होता है। तो ये सारा कुछ जो है ये एज का ताल्लुक है। तो फिर ये नहीं कि सिर्फ मुझे ब्रेक्स ही दे दिए हैं तो ब्रेक ही दे दिया, बट ब्रेक्स माइट नॉट वर्क फॉर मी। उसके बाद वापस लाने का लिए, रीडायरेक्ट करने के लिए अपने दिमाग से सोचना, वो जो हम अपने दिमाग से बातें करते कि चलो यार आई डोंट लाइक दैट काम लेकिन मुझे खत्म करना होगा, ये मेरे ही लिए बेहतर है, ये वाली थिंकिंग, ये कौन सी स्ट्रैटेजीज हम यूज करेंगे। तो जब आप ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होगी, माइंडफुलनेस होगी, इस किस्म की और थेरेपीज भी होंगी बिहेवियर, तो ये जब आप फॉलो करते हैं तो उसमें वो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं, जैसे लिस्ट कैसे बनानी है इतने छोटे स्टेप्स में सिखाएंगे, फिर ये कैसे करना है, अगर गलती होगी तो मूव ऑन कैसे करना है, इमोशंस के साथ कैसे डील करना है, या जो भी आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स होंगे। और फिर वो आपको एक तो दे कीप यू अकाउंटेबल, यानी आपके साथ वर्क करते रहते हैं तो आप अकाउंटेबल हो। ये नहीं कि आज आपसे कोई पूछने वाला ही नहीं है घर पे कि तुमने क्या किया, अगर ये गलती करी तो अब अगली दफा इसको कैसे करोगे। अगर आप नोट करें तो वहां पे जब थेरेपिस्ट होते वो आपको दे कीप यू ऑन इट, वो आपके साथ लगातार मुसलसल मेहनत कर रहे होते, काम कर रहे होते, आपको रीडायरेक्ट कर रहे होते। अगर घर में हम आपको ही ये इस चीज का इंचार्ज बना दे कि भाई तुमने ही मैनेज करना है और कोई आपसे अकाउंटेबल नहीं है, तो सॉरी टू से कि मैनेज करने का तो मसला आधा आधा तो वही प्रॉब्लम है। तो हु इज गोइंग टू सपोर्ट यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही चीजें थेरेपीज वगैरह करती हैं, दे प्रोवाइड यू दैट सपोर्ट। तो बहुत जरूरी है कि आप प्लानिंग सीखें। प्लानिंग कैसे करते हैं, प्लानिंग कह देना इजी है मेरे लिए कि प्लानिंग सीखें, उसके क्या स्टेप्स हैं, प्लानिंग करना कैसे करते हैं, वो रूटीन क्या है, कौन से रूटीन्स आपकी जिंदगी में आपके डेली होने चाहिए, फिर उन रूटीन्स के कौन से रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स यानी उसके दरमियान क्या 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 स्टेप्स हैं, अगर मैं उठूंगा तो सुबह किस तरह क्या 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 नेक्स्ट स्टेप्स हैं, अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो वहां क्या 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 स्टेप्स हैं, वो रिचुअल्स क्या हैं, वो प्रोसीजर्स क्या हैं, वो सारे याद करना और उनको फॉलो करना। लेकिन ओवर प्लानिंग भी ना हो, पता चले इतनी प्लानिंग है और एक्चुअल कुछ कर नहीं रहे, उसको प्रैक्टिस में नहीं ला रहे, तो वो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि उससे आप सिर्फ प्लानिंग ही में थक जाएंगे, एक्चुअल चीज करने तक कभी आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। सो ये सारी चीजें हैं, ये बहुत मुश्किल चीजें हैं। एडीएचडी के लोग जो है सारी जिंदगी इसके साथ डील करते हैं। दूसरों के लिए अगर कोई मुश्किल होती है तो इट्स ट्रू कि उनके अपने लिए भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है इससे, और कुछ लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं। इसलिए बेस्ट है कि एक देयर इज अ कोशिश हो कि आप किसी को दिखा दें, ताकि अगर कोई मेडिसिन या फार्माकोलॉजिकली अगर आपको कोई हेल्प हो सकती है तो उस तरह से हो जाए, साथ थेरेपीज हो जाए। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको प्रॉपर जो इसको करने वाले हैं वो ही बता सकते हैं। सो इन शॉर्ट ये रियल चीज़ है, इट्स नॉट योर फॉल्ट, आपका इसमें कसूर नहीं है। आप इसको समझना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छा स्टेप है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाब करेगा। अस्सलाम वालेकुम।